हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक थ्री प्रोग्राम में। इस प्लेटफॉर्म पे आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी मिल रहा है आसानी से। आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए ताकि आपको हमेशा हेल्प मिले किसी भी एग्जाम में। ये आरआरबी ग्रुप डी ही नहीं है, एनटीपीसी और टेक्नीशियन, एएलपी, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ ग्रुप डी में ही पूछेगा। आपको टेक्नीशियन में फ़ायदा मिलने वाला है, एएलपी में फ़ायदा मिलने वाला है और आरआरबी जे में भी फ़ायदा मिलने वाला है। आपको एनटीपीसी में जो इंटर लेवल पर है उसमें भी फ़ायदा मिलने वाला है। ये नहीं कोई स्पेशल, हमारा ये चैनल रेलवे ग्रुप डी का ही चल रहा है। आपको उसी रेलवे में देना है एग्जाम। और रेलवे में जानते हैं जीके जीएस, जीएस ज़्यादा यानी कि जो हमारा साइंस साइंस है, साइंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रख रहा है। और आप लोग विज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, साइंस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और एएलपी में जहाँ तक एएलपी और रेलवे ग्रुप डी और ये एएलपी में, हाँ, और आरबी जे में जानते हैं सबसे ज़्यादा आपका साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और ये सब तैयारी कीजिए मेरे चैनल पर आकर। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग संघर्ष करना ना भूलेंगे। संघर्ष आपका और हमारा एक साथ बना रहे और मेरे साथ आप जुड़े रहिए, यही मेरी एक तमन्ना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कुहासा, निम्नलिखित में कुहासा डैश डैश है कि मिश्रण है। कुहासा हम जानेंगे कि कुहासा में चार ऑप्शन दिया है, विषमांगी मिश्रण की, समांगी मिश्रण की, यौगिक, ये सभी। कौन से ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो थोड़ा सा हम जान लें समांगी विषमांगी क्या होता है। देखिए समांगी क्या होता है, पहले हम समांगी के बारे में जानेंगे कि समांगी क्या होता है। समांगी, यदि आपको हम बता दें कि समांगी क्या होता है, ये समांगी जिसे मान लीजिए कि नमक और चीनी का घोल लिया, सॉरी नमक और पानी का घोल लिया, नमक और, मान लीजिए कि नमक ले लिए, ये वाटर है, ये जल है, ये नमक है, क्या है, ये नमक है। अब इसमें हम क्या कर लिए, अब पूरे इस दोनों को हम मिला दिए, एक घोल बना दिए, एक घोल बना दिए, ये घोल बना दिए तो ये पूरा मिल गया, एक समान हो गया। क्या हो गया, एक समान, यानी कि एक समान हो गया। इसे अलग नहीं कर सकते, इसे अलग नहीं किया जा सकता है, जिसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं। यानी कि ये एक एक समान तत्व होता है, एक समान रूप से क्या होता है, घोल होता है। यानी कि समांगी का मतलब यानी कि उसे अलग नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण एक और एग्जाम्पल है इसका है, मान लीजिए जैसे चीनी और पानी का घोल समांगी मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। विषमांगी में क्या है, अगर मान लीजिए किसी किसी हम बीकर में रेत और मान लीजिए वाटर मिला दें तो क्या होगा, ये विषमांगी मिश्रण होगा। क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। इसे कहेंगे विषमांगी मिश्रण। इसमें मान लीजिए रेत और क्या मिला दिया गया, वाटर मिला दिया गया, तो दोनों को अलग किया जा सकता है, रेत को अलग किया जा सकता है और पानी को अलग किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन ये दे रहा है कुहासा। तो मान लीजिए कुहासा लगा हुआ है, कुहासा लगा है, तो कुहासे में देखते कि वायु भी है और वायु के साथ क्या है, कुछ कण भी, उस वायुमंडल में कुछ कण भी है। तो कण के साथ यानी कण है, वायु है, कुहासा है, यानी क्या है, वो मिक्सर है, मिक्स यानी कि मिक्स है। तो मिक्स को ही कहते हैं हम विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। तो कुहासा क्या हो गया, इसमें ऑप्शन कौन जाएगा, विषमांगी मिश्रण। क्या जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। थोड़ा यौगिक के बारे में जान लें। यौगिक, एक या एक से अधिक परमाणु मिलकर, एक या एक से अधिक परमाणु मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। एक नए यौगिक यानी कि एक नए यौगिक का यानी कि एक अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इसे मान लीजिए हम मिला दिए,
Na+Cl, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहेंगे, क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। इसे कहेंगे साधारण, क्या कहेंगे, इसे ही कहेंगे साधारण नमक कहेंगे। क्या कहेंगे, साधारण नमक। बहुत बार पूछता है एग्जाम में, क्या कहेंगे इसको, NaCl को सोडियम क्लोराइड कहेंगे और क्या कहेंगे, साधारण नमक कहते हैं। ये चीज हमेशा समांगी और विषमांगी पर आता है, तो जब आप समझेंगे तभी आपको आएगा, नहीं तो समांगी विषमांगी नहीं समझेंगे तो आपको क्वेश्चन पर टिक नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये बारीकी से समझिए क्या होता है। ये ऑप्शन विषमांगी में से क्या होगा, सही होगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक डेबोराइनर त्रिक का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन से टिक लगना। पहले हम डेबोराइनर का त्रिक नियम समझें कि डेबोराइनर का त्रिक नियम क्या होता है, इसका हम मतलब समझें। दो तत्व है, इससे पहले ऑप्शन बता दें। ऑप्शन लिथियम सोडियम, लिथियम पोटेशियम सोडियम, ये नहीं हो पाएगा। लिथियम कैल्शियम क्लोरीन, ये भी नहीं। लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसके बारे में जाने थोड़ा सा, डेबोराइनर का त्रिक नियम, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो डेबोराइनर का त्रिक नियम जान लीजिए क्या होता है। दो तीन तत्व है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो दो तत्वों का परमाणु भार, दो तत्वों का परमाणु भार बीच वाले औसत के बराबर होता है। देखिए कैसे, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, तो इसका परमाणु भार होगा 6। क्या होगा, इसका परमाणु भार होगा 6। पोटेशियम का होता है परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु भार कितना होगा, 40। कितना होगा, 40। अब इस दोनों को हम जोड़ेंगे, औसत निकालेंगे हम, तो 6 + 40/2, तो कितना हो जाएगा, 40 6 46, 46 होगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि 23। परमाणु क्रमांक जो होता है इसका 11 होता है और इसका जो परमाणु भार होता है 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है। तो आप देख रहे हैं दोनों का औसत परमाणु भार दोनों का, ये इसका, इसका, ये तीनों तत्वों का जो दो तत्वों का, जो दो तत्वों का है, बीच वाला जो तत्व है, इसके परमाणु भार के औसत क्या है, बराबर है। यानी दोनों क्या आया, ये बराबर है। तो इस क्रम में रहेगा डेबोराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। बीच वाला तत्व, बीच वाला तत्व दो तत्वों के औसत के परमाणु भार के बराबर होते हैं। इसके परमाणु भार क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 23 आया। तो ये ऑप्शन क्या होगा, मेरा सही रहेगा। ये ऑप्शन क्या होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तीसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। थेम्स, नर्मदा, रावी, सिंध नदी के। चार ऑप्शन है, टिक लगाना है। पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ये थेम्स जो है, थेम्स, लंदन, लंदन, लंदन जो है, लंदन जो है थेम्स नदी किनारे स्थित है। नर्मदा, जो नर्मदा है, थेम्स किस, लंदन, लंदन थेम्स नदी किनारे स्थित है। नर्मदा है जबलपुर, 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 जबलपुर जो है नर्मदा नदी किनारे स्थित है। रावी, रावी जो है, लाहौर जो है, लाहौर, लाहौर जो है, लाहौर जो है रावी नदी किनारे स्थित है। एक बच रहा है सेन, तो पेरिस किस नदी किनारे स्थित है, जो पेरिस है सिंध नदी किनारे क्या है, स्थित है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिसका तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है वह किस रूप में संग्रहित होता है। तो ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन वसा, वसीय, स्टार्च, अमीनो स्टार्च। तो आप लोग को देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन में आप लोग को एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से जब पढ़ेंगे तो आपका बहुत ज्यादा क्लियर होगा
और आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल रहा है इस चैनल से। तो आप लोग मेरे चैनल से जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए और शेयर भी कीजिए अन्य बच्चों को कि वो मेरे साथ जुड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। पांचवा क्वेश्चन है 0.2 केजी की एक गेंद को विरामावस्था में गिराया जाता है। जब 3 मीटर से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए जाने वाला कार्य होगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, टिक लगाना है इसमें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देखा जाए इसमें। ध्यान दें, तो कह रहे कि किए जाने वाला कार्य होगा। तो कार्य का सूत्र होता है कि डब्ल्यू बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू एस होता है। क्या होता है? एफ इंटू एस होता है। एफ बराबर होता है एम ए, एफ बराबर एम ए होता है। और एम बराबर जो दिया है 0.2 के जी, 0.2 है। और हमारा ए बराबर होता है, जो ए है, ए का मान यानी कि 9.8, जी बराबर 9.8 होता है, 9.8। यहाँ पे रखेंगे ए के जगह यहाँ पे एम जी एस, रखेंगे एम इंटू जी के जगह पर कितना हो जाएगा? 9.8 हो जाएगा, इंटू क्या होगा? एम के जगह पर कितना हो जाएगा? 0.2, 0.2 होगा। 0.2 इंटू 9.8 इंटू कितना हो जाएगा? ये एस बराबर दिया है 3 मीटर। कितना दिया है? 3 मीटर दिया है। अब हम गुणा करेंगे इसको, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, 16 का 6, 2 9 18, 18 एक 19 होगा। कितना होगा? 19, 19 हो जाएगा। ये पॉइंट एक अंक के बाद पॉइंट है, ये भी एक अंक के बाद पॉइंट है। तो हमारा क्या होगा? 2 अंक के बाद, यानी टोटल अंक कितना है? 2 अंक है। तो 2 अंक के बाद क्या लगेगा? पॉइंट लग जाएगा, गुणे 3 होगा। अब फिर गुणा करें, 3 छके 18, 3 9 27 कर होता है, 3 छके 18 कर 8, 3 9 27 से 28 कर 8 होगा, पॉइंट होगा। 3 एक में 3 होगा और 3 2 5 होगा, यानी 5.88 आ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जा रहा है? 5.88। तो हमारा कौन ऑप्शन जाएगा? 5.88 जूल होगा, 5.8 जूल होगा। ये ऑप्शन सही जाएगा। अब इसमें क्या है? इसमें कह रहा है विद्युत आवेश का मात्रक निम्न में से कौन है? 6 नंबर क्वेश्चन ये है, विद्युत आवेश का मात्रक निम्न में से कौन है? एम्पियर है कि कूलाम है कि ओम है कि वोल्टेज है? कौन है इसमें? कौन है? एम्पियर है कि कूलाम है कि ओम है कि वोल्टेज है? इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? तो पहले हम थोड़ा सा जान लें। ये जो एम्पियर होता है, ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक। आपको 4 ऑप्शन हम ऐसे ला रहे हैं कि 4 ऑप्शन में से चारों ऑप्शन आपके बारे में बताए गए। आपको समथिंग समथिंग आपको 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 3-4 से अधिक भी मिल जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक ऐसे ऑप्शन सेट किया गया है, ऐसे ऑप्शन को सेट किया गया है कि कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिलते जा रहा है। तो एम्पियर का जो विद्युत धारा का मात्रक होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। कूलाम, कूलाम जिसका मात्रक है वो आवेश का मात्रक है। किसका है? आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। ओम जो है, ओम किसका मात्रक है? ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। क्या है? ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। ओम क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है। वोल्टेज किसका मात्रक है? वोल्टेज मात्रक है विभवांतर का। किसका? विभवांतर, विभवांतर, या हम कहेंगे वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। वोल्टेज का मात्रक ये वोल्ट है, ये वोल्ट, ठीक है ना? ये वोल्ट है। विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। ये वोल्ट है, विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। अब ध्यान रखिएगा, देखिए ओम का नियम थोड़ा जान ले कि ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम, ओम के नियम से होता है V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। कभी कोई पूछता है ओम का नियम बताइए, तो ओम का नियम पूछ लेता है, तो ओम का नियम होता है V समानुपाती आई।
भी समानुपाती आई होता है। यही जब ये समानुपाती हटता है ना, तो उसी की जगह पर आर आ जाता है। तो आर एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। तब वो ओम का नियम पूछता है, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो याद रखिएगा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके बीच के विभवांतर, लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होता है। ये कहलाता है ओम का नियम, भी बराबर आई आर। इसी को हम रिलेशन से भी निकाल देते हैं। अगर करंट का मान पूछे तो हम आई बराबर लिख देते हैं, आई बराबर भी बाई आर होते हैं। तो करंट का मान लोग यहाँ पे करंट का सूत्र भी आ जाता है। इसी तरह हम आर का भी निकालेंगे तो आर का भी निकल जाएगा। तो ये हमारा एम्पियर का, इसमें विद्युत आवेश का मात्रक में से कौन है? तो देख रहे हैं कूलाम का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन, ऊष्मीय अपघटन पर अमोनिया नाइट्रेट उत्पादन करता है। NH3 तथा NO2, NH3 तथा NO, N2 तथा H2O, N2O तथा 2H2। इसमें क्या हम पहले बता दें कि ऊष्मीय अपघटन, इस अपघटन को कहते हैं तापीय घटन। क्या कहते हैं? कभी कभी आपको मिलेगा ऊष्मीय अपघटन के जगह पे तापीय अपघटन मिलेगा। ऊष्मीय अपघटन के जगह मिलेगा तापीय घटन, तो इसकी जगह तापीय अपघटन होगा। ठीक है, अब आता है, अब हम इसको देखें, अमोनिया नाइट्रेट, अमोनिया नाइट्रेट NH4NO3। ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन क्या है? पहले जब हम गर्म करते हैं तो उसको क्या करता है? तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। तोड़ता है तो कैसे तोड़ता है? NH4 है, NO3 है। अमोनिया नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है NH4NO3 होता है, NH4NO3 होता है। तो किसमें तोड़ देगा? N2O में तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा? N2O में। देखिए कहीं N2 आ रहा है, N2O आ रहा है। अगर कहीं ऑप्शन में इतना भी मिल जाए N2O, तो तुरंत देख लीजिएगा ऑप्शन आपका ये क्या है, कुछ सही जा रहा है। N2O कोई और नहीं, इसमें कोई है, यही ऑप्शन देखे जा रहा है चौथा N2O। अब क्या बच रहा है? प्लस, प्लस क्या बच रहा है? N2O, दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। तो इसमें तीन ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन और बच रहा है। और कितने हैं? हाइड्रोजन चार है, 2H2O। यानी कि देखिए दो, दो ऑक्सीजन हो गया, दो ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन हो गए, एक दो, दो नाइट्रोजन हो गए, और हाइड्रोजन दो दूनी चार, चार हाइड्रोजन, यानी बैलेंस हो जा रहा है हमारा। तो ऊष्मीय अपघटन या तापीय अपघटन जो कहलाते हैं, जो गर्म करने पर क्या होते हैं? ये टूट जाते हैं। क्या होते हैं? टूट जाते हैं। यानी कि देखिए तो इसको अमोनिया नाइट्रेट को गर्म किया गया है, जब इसे गर्म किया गया है तो क्या गया है? टूट गया है। तो N2O प्लस 2H2O में क्या किया है? विभाजित हो गया है। तब इसे कहते हैं तापीय अपघटन या कहते हैं ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन पे, आठवां क्वेश्चन ये कह रहा है, फास्फोरस का अणु सूत्र निम्न में से कौन है? तो इसमें कुछ है नहीं। अब P5 है कि P4 है कि P6 है, Cl2 है, कौन सा होगा? इसमें तो होगा P4 होगा। तो आप लोग याद रखिएगा फास्फोरस का अणु सूत्र होता है P4 होता है। क्या होता है? P4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? आर्सेनिक की, बोरान की, जर्मेनियम की, बिस्मिथ। आर्सेनिक, बोरान और जर्मेनियम, ये क्या है? उपधातु। क्या है? उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? जो धातु और धातु और
अधातु के, धातु और अधातु, धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं उसे कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु। फिर धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये आर्सेनिक, बोरान और जर्मेनियम ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या बच रहा है? बिस्मिथ। क्या बच रहा है? बिस्मिथ। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। उपधातु किसे कहते हैं? धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं। धातु और धातु क्या पाते हैं? दोनों गुण पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो इसमें आर्सेनिक में, बोरान में, जर्मेनियम में धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाएंगे, दोनों गुण पाए जाएंगे, जिसे उपधातु भी कहते हैं। ये बिस्मिथ क्या कर रहे हैं? धातु, ये बिस्मिथ धातु है लेकिन अधातु, ये धातु है लेकिन अधातु, धातु है लेकिन अधातु नहीं है। ये दोनों के गुण नहीं पाए जाएंगे, दोनों गुण नहीं पाए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना को निर्देशित करता है? 80 निर्देशित करता है कि अनुच्छेद 14 के, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 23? अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 ये कहता है कि यदि आपको जबरदस्ती किसी काम को कराया जा रहा है, एक काम कराया जा रहा है, तो उस शोषण के विरुद्ध, ये आर्टिकल नंबर 23, तो वो आता है आर्टिकल नंबर 23 में आता है। कोई आपको शोषण करके कोई काम नहीं करा सकता है, तो आर्टिकल नंबर 23 आता है। जबरन काम, जिसे बोलेंगे जबरन कार्य, मतलब जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकता है आपको, तो आर्टिकल नंबर 23 में आता है। तो उस जबरन कार्य जिसे कहते हैं शोषण के विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध, शोषण आपके साथ नहीं कर सकता है, शोषण आपके साथ। अब 51 ए, ये आता है मौलिक कर्तव्य। क्या आता है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में आता है? 51 ए में। जबरदस्ती कार्य कराता है किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 23 में। जबरदस्ती कार्य नहीं कराता है, वो शोषण, यानी कि शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध आर्टिकल नंबर 23। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में कम आयु के जो बच्चे होते हैं, कम आयु के बच्चों को कारखाने या किसी कंपनी में, कंपनी या किसी भी, अगर कोई कार्य करा रहा है, यानी शोषण कार्य, जबरदस्ती कार्य करा रहा है, तो वो आ रहा है आर्टिकल नंबर 14 में आएगा। अब बच क्या रहा है? अनुच्छेद 80। ऑप्शन क्या होगा? राज्यसभा की संरचना जो आती है आर्टिकल नंबर 80 के अंतर्गत आता है, तो ये 80 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व। तो इसमें जो ये है, क्लोरीन है कि फ्लोरीन है कि ऑक्सीजन की आयोडीन है? तो ये सब जो तत्व सब है, ये तत्व क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी जो तत्व है 17 वर्ग के तत्व है, 17 समूह, 17 वर्ग के तत्व है, 17 वर्ग के तत्व है। ठीक है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 17 समूह के तत्व है, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व, हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व है, हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व है।
जो ये तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व है, ये 17 वर्ग के तत्व है। अब इसमें कह रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता कौन है सबसे ज्यादा अधिक है, क्लोरीन है कि ब्रोमीन है कि ऑक्सीजन के फ्लोरीन। तो बता दें कि आप लोग को इसमें फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन है। अधिक विद्युत ऋणात्मकता, अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व जो है फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन है। अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, ऑप्शन जो दिया है +1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम होता है, उदासीन कि -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम कि 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो ये जो होता है ये प्रोटॉन की वैल्यू, ये प्रोटॉन का मान है, किसका मान है, ये प्रोटॉन का मान है। ये उदासीन जो है, ये उदासीन जो है, उदासीन जो है न्यूट्रॉन का मान है, क्या है, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन का मान है, क्या है, न्यूट्रॉन। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, क्या है, इलेक्ट्रॉन का, ये जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो ऑप्शन कौन बच रहा है, तीसरा, यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। -1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम होता है। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर किसका संबंध का वर्णन करता है, इससे संबंधित भी है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला ऑप्शन है स्थिति समय, दूरी, दूरी समय, स्थिति वेग, वेग समय। थोड़ा सा हम गति के समीकरण पढ़ ले। गति के समीकरण कौन कौन होते हैं, एक गति का समीकरण पहला होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। दूसरा होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS होता है। तीसरा होता है V बराबर U प्लस AT होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये पहला है, ये पहला है, S बराबर, ये पहला है और ये दूसरा है। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। ये गति का पहला समीकरण, ये गति का दूसरा समीकरण, ये गति का तीसरा समीकरण है, ये गति का तीसरा समीकरण है। तब पूछ देता है गति का पहला समीकरण V बराबर U प्लस AT होता है, गति का दूसरा समीकरण V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS होता है, और गति का तीसरा होता है गति का दूसरा समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। यानी गति के तीन समीकरण होते हैं, जो इधर हम लिखे थे, इधर लिखे थे, तीन हम नियम लिखे थे। अब इसमें देखा जाए कौन कौन से होगा। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये दर्शाता है स्थिति और वेग को दर्शाता है, सॉरी स्थिति और समय को दर्शाता है, स्थिति एंड समय को दिखाता है। ये दिखाता है V स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2AS स्थिति और वेग को। ये V स्क्वायर बराबर E स्क्वायर प्लस 2AS क्या दिखाता है, स्थिति और वेग को, स्थिति और वेग को, स्थिति और वेग को। V बराबर U प्लस AT दिखाता है वेग समय, वेग समय को, वेग समय दिखाता है, यानी कि स्थिति समय और स्थिति वेग और वेग समय। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये तो देखिए किसका किसका अगर मिलान किया जाए तो स्थिति में कहाँ दिख रहा है, ये वाला, ये ऑप्शन। वेग समय किसका है, दूरी समय के बीच ग्राफ नहीं खींचा जाता है,
इसके बीच ग्राफ नहीं बनता है, दूरी नहीं बनता है। स्थिति और वेग समय के बीच ग्राफ किया जाता है। ये स्थिति समय क्या बच रहा है, ये बच रहा है, तो ये क्या होगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक अनुसंधान बेस स्टेशन कहाँ स्थित है, वो है अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा का घटक है, किस ऊर्जा का घटक है। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो ये है यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। तो जो घटक है यांत्रिक ऊर्जा है, क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था, ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। दिल्ली का शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, और भी कुछ जान लें हम लोग कि शाहजहां ने क्या करवाया था। दिल्ली का लाल किला सब कोई जानता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, सबको पता है। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, जामा और मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद ने शाहजहां ने करवाया था। और क्या कराया था, ये ताजमहल का निर्माण, ताजमहल का निर्माण, ताजमहल का निर्माण इसी ने करवाया था। अब हम आते हैं अकबर। अकबर ने क्या करवाया था, अकबर ने लाहौर का किला, लाहौर का किला, लाहौर का, अकबर ने क्या कराया था, लाहौर का किला, किसका, लाहौर का किला, आगरा का किला, आगरा का किला, और क्या, लाहौर का किला, आगरा का किला, और क्या करवाया था ये अकबर, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी ये कराया था। और जहांगीर क्या था, नूरजहां का मकबरा, नूरजहां का मकबरा, सालिम बाग, क्या कहता है, शालीमार बाग, और क्या कहता था, जहांगीर का मकबरा, क्या, जहांगीर का मकबरा, क्या कर रहा था, जहांगीर का मकबरा। और ये नूरजहां का मकबरा, क्या, नूरजहां का मकबरा, शालीमार बाग और जहांगीर का मकबरा। और क्या कर रहा था, अकबर का मकबरा। तो ये जो करा के शाहजहां दिल्ली का लाल किला, जामा और मोती मस्जिद, और लाहौर का किला और आगरा किला फतेहपुर सीकरी अकबर ने करवाया था। जहांगीर ने क्या कहता, नूरजहां का मकबरा और शालीमार बाग और जहांगीर का मकबरा, नूरजहां का मकबरा, शालीमार बाग और जहांगीर का मकबरा। तो ये रहा। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। कौन कराया था, शाहजहां ने। कौन कराया था, शाहजहां ने। टिक लगाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, फूल के किस भाग में विषाणु कोशिकाएं होती है,
फूल के किस भाग में फूल के किस फूल के किस भाग में विषाणु कोशिकाएं होती है? तब फूल बता दे। फूल फूल एक मादा है। फूल क्या है? एक मादा है। एक मादा है। ये जो है या एक लिंगी या उभय लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी या उभय लिंगी होते हैं। एक लिंगी या उभय लिंगी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा? फूल एक किस भाग में विषाणु कोशिका है? पहला कि दूसरा कि तीसरा? पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर स्त्री केसर मादा। ऑप्शन तीसरा जाएगा। निम्न में से कौन एक जो मुगल दरबार के निम्न में से कौन एक है जो मुगल दरबार में के इतिहास जो मुगल दरबार का जो इतिहास था किसमें लिखा गया था? निम्न में से कौन एक है जो मुगल दरबार के इतिहास मुगल दरबार का इतिहास मुगल दरबार का इतिहास मुगल दरबार का इतिहास निम्न में से कौन एक है, मतलब निम्न में से कौन एक है जो मुगल दरबार का इतिहास लिखा गया था? किसमें लिखा गया था? किसमें लिखा गया था? किसमें लिखे गए थे? अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। जो मुगल दरबार का जो इतिहास था किसमें लिखा गया था? वो लिखा गया था फारसी में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? फारसी में। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हुआ? सही होगा। इसमें फारसी में लिखा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? फूल के किस भाग में विषाणु कोशिकाएं होती है? फूल के किस भाग में फूल के किस भाग में विषाणु कोशिकाएं होती है? तब फूल बता दे। फूल एक मादा है। फूल क्या है? एक मादा है। एक मादा है। ये जो है या एक लिंगी या उभय लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी या उभय लिंगी होते हैं। एक लिंगी या उभय लिंगी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा? फूल एक किस भाग में विषाणु कोशिका है? पहला कि दूसरा कि तीसरा? पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर स्त्री केसर मादा। ऑप्शन तीसरा जाएगा। निम्न में से कौन एक जो मुगल दरबार के निम्न में से कौन एक है जो मुगल दरबार में के इतिहास जो मुगल दरबार का जो इतिहास था किसमें लिखा गया था? निम्न में से कौन एक है जो मुगल दरबार के इतिहास मुगल दरबार का इतिहास मुगल दरबार का इतिहास मुगल दरबार का इतिहास निम्न में से कौन एक है, मतलब निम्न में से कौन एक है जो मुगल दरबार का इतिहास लिखा गया था? किसमें लिखा गया था? किसमें लिखा गया था? किसमें लिखे गए थे? अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। जो मुगल दरबार का जो इतिहास था किसमें लिखा गया था? वो लिखा गया था फारसी में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? फारसी में। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हुआ? सही होगा। इसमें फारसी में लिखा गया था। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में जीवाणु कोशिकाओं की लंबाई कितनी होती है? जीवाणु कोशिकाओं की लंबाई कितनी होती है? पहले थोड़ा सा हम जान लेंगे जीवाणु क्या। जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक ने एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। कौन किया था? एंटोनी लीवेनहॉक ने, जिसको कहते हैं एंटोनी लीवेनहॉक ने। एंटोनी इस वैज्ञानिक का नाम जो था, जीवाणु की जो खोज किए थे वो एंटोनी लीवेनहॉक ने किए थे। कौन किए थे? एंटोनी लीवेनहॉक ने।
ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये जो पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं। जीवाणु क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। जीवाणु जो है, जीवाणु एक सूक्ष्म जीव है। ये क्या है? सूक्ष्म जीव। जीवाणु क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। जीवाणु के अंतर्गत कई कई जीवाणु आते हैं। फोकस आते हैं, बेसिल्स आते हैं। ये सब क्या है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। इस जीवाणु में कौन कौन आते हैं? फोकस फोकस जीवाणु, बेसिल्स बेसिल्स जीवाणु, इसे बैसिलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैसिलस जीवाणु भी कहते हैं। आदि। अब इसमें क्या कह रहा है कि जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है? लंबाई कितनी होती है? 0 से 4 माइक्रोमीटर होता है कि 20 से 30 माइक्रो। जो जीव की कोशिकाओं की लंबाई होती है ये 20 से 30 माइक्रोमीटर है। जीवों की कोशिकाओं की लंबाई, कोशिकाएं की लंबाई होती है। जीवों की कोशिकाओं की लंबाई, जीवों में जीवों में कोशिकाओं की लंबाई जो होती है 20 से 30 माइक्रोमीटर होती है। 1 से 3 माइक्रोमीटर, 3 से 5 माइक्रोमीटर। तो जीवाणु कोशिकाओं की जो लंबाई होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। निम्नलिखित में किसको बनाने से यीस्ट का उपयोग किया जाता है? किसको? शराब को, दही को, दूध को, एंटीबायोटिक दवाई को। तो उपयोग किया जाता है वो है शराब। क्या है? शराब। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके साथ मेरा 20 क्वेश्चन रहा और बहुत बेहतर तरीके से रहा। आप लोग मेरे चैनल से अगर जुड़ेंगे तो आपको बहुत बेहतर मिलेगा। यानी कि सभी क्वेश्चन पे जरूर कुछ ना कुछ आपको, एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन मिले कि आपको मिले 20 चौको 80 के 100 क्वेश्चन के लगभग आपके ऊपर जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि 20 क्वेश्चन ही नहीं, 20 क्वेश्चन के अलावा आपको मिल रहा है। यदि सभी चीजों को आप याद कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा एग्जाम चला जाएगा। तो आप मेरे इसी तरह से चैनल से जुड़िए ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा मेरे चैनल से यानी मेरे वीडियो से हेल्प मिले आपको। तो आज मेरा सेकेंड क्लास था। मेरा क्या था? आज सेकेंड क्लास था। इसका हम बीच में होल्ड किए थे और उसमें पढ़ाते सेट पेपर पढ़ा रहे थे। तो अब सेट पेपर को क्या किया गया, थोड़ा रिमूव करके हम इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस किए, इसके साथ जीके और जीएस जोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो कुछ न्यू क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं और इसमें आपको जीके जीएस दोनों दे रहे हैं। तो सबसे बेटर वाली काम ये होगा कि आपको अगर पेपर में कोई भी चीज़ें फंसे ना और उस पर पूरी तरह से आपको संभावित पर प्रश्न पे बातें किया जा रहा है कि संभावना जताया जा रहा है कि आपको पेपर में आने की पूरी संभावना है। सेकेंड क्लास था मेरा और मैं कल से स्टार्ट किया हूँ और आप लोग जानते हैं मेरा कल फर्स्ट वीडियो था, अपलोड हुआ था। आज मेरा सेकेंड वीडियो हो और आज भी 20 क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं। आज भी 20 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। 20 क्वेश्चन पढ़ाए, 20 क्वेश्चन के साथ आपके साथ पढ़ाया गया है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों ताकि आप हमारे साथ बने रहें और आपके साथ हम बने रहें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार और मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और कल मिलेंगे हम लोग फिर इसी टाइम पर। मेरा वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा और अपने टाइम पर होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बाय बाय दोस्तों।